बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में हमारा जो है डिस्कशन लेक्चर है। आप लोगों ने दोनों सेक्शन में जितने भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस लेक्चर में जो है हम उन क्वेश्चन का जो है डिटेल में आंसर उनको एड्रेस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है वो एथनोग्राफ़ी के बारे में पूछा है कि एथनोग्राफ़ी क्या होती है। फिर कुछ लोगों ने जो है वो स्टेक होल्डर के बारे में पूछा है, सिनेरियोज़ के बारे में पूछा है, और क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के बारे में पूछा है। और कुछ लोगों ने ये पूछा है कि हम जो है रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट क्यों करते हैं, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट्स एवेल्यूएशन के बारे में भी काफ़ी लोगों ने पूछा है। ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं, तो ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। इस तरह से काफ़ी लोगों ने जो है वो सवाल पूछे हैं। काफ़ी जो क्वेश्चन थे वो मतलब रिपीट हो रहे थे, काफ़ी लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम जो है इन क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो है वो एथनोग्राफ़ी क्या होती है। तो एथनोग्राफ़ी हमारे पास बेसिकली एक मतलब रिक्वायरमेंट सैलिसिटेशन की एक टेक्निक है, यानी कि ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। क्वालिटेटिव मतलब नॉन न्यूमेरिकल डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं इंटरव्यूज़ के ज़रिए, क्वेश्चन के ज़रिए, और जो है माइंड एक्सप्लोरिंग के ज़रिए जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको मतलब एथनोग्राफ़ी के ज़रिए। तो एथनोग्राफ़ी बेसिकली क्या है, हम जब सिस्टम बना रहे होते हैं तो हमें मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम अपना जो है एक टीम मेंबर, मतलब टीम लीडर, या हमारा जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर होता है, हम उसको क्या करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में भेज देते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम अपना टीम मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन में भेज देते हैं ताकि वो जाके वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करे, एनालाइज करे और ऑब्ज़र्व करे, और उस ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे जो है हम रिक्वायरमेंट्स को एलिस्टेट कर सकें। वहाँ पे जाके वो लोगों का जो है वो बिहेवियर देखता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, वो जाके वहाँ पे उन स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ और लोगों के बिहेवियर को जो है वो जाके ऑब्ज़र्व करता है। और किसमें मतलब इसमें जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं या यूज़र्स होते हैं उनकी कोऑपरेशन चाहिए होती है। और ये उसके बाद ये कि मतलब एथनोग्राफ़ी हम करते इसलिए हैं, बेसिकली हमारे पास जो मतलब कस्टमर होता है जो सिस्टम बनवाना चाह रहा होता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को वादे तौर पे जो है वो बयान नहीं कर पाता। इसलिए हम क्या करते हैं, अपना एक टीम मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन में भेज देते हैं ताकि वो जाके वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करे, आइडेंटिफाई करे और ऑब्ज़र्व करे, और उनकी बेस पे जो आइडेंटिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन होती है उनकी बेस पे जो है हम सिस्टम को डेवलप कर सकें। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन एक्चुअल वर्किंग स्टैंडर्ड, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को ड्राइव करना किसकी बेस पे, एक्चुअल वर्किंग स्टैंडर्ड, यानी कि वो वर्किंग स्टैंडर्ड जिस पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो जिन स्टैंडर्ड पे काम कर रही है, स्टैंडर्ड की बेस पे काम कर रही है। स्पेंडिंग टाइम, बाय स्पेंडिंग टाइम यानी कि रिक्वायरमेंट्स को ड्राइव करना कैसे, स्पेंडिंग टाइम यानी कि टाइम गुजार कर इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के प्रोसीजर को एनालाइज और ऑब्जर्व करने से ही हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को जो है वो ड्राइव करते हैं। बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, जिस तरह हमने पहले बात की है कि ये इसमें एथनोग्राफी में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की कोऑपरेशन चाहिए होती है। पीपल अनएबल टू एक्सप्लेन देयर वर्क, यानी कि लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या कस्टमर जो होता है वो अपने मतलब रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लिसिटली यानी वादे तौर पर वो बयान नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें एथनोग्राफी की मतलब एथनोग्राफी का जो प्रोसेस है वो हम करते हैं। इंपॉर्टेंट सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर आर ऑब्जर्व्ड, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसके लिए हम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर जो हैं वो हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं एथनोग्राफी के ज़रिए। वर्किंग स्टैंडर्ड आर ऑब्जर्व्ड एज मोर कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू दी सिस्टम, यानी कि इस चीज़ को यानी कि वर्किंग स्टैंडर्ड, ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्टैंडर्ड को देखना या उनको ऑब्ज़र्व करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं उसकी निस्बत उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्टैंडर्ड जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा, जिस तरह क्वालिटेटिव की पहले भी मैंने बात की है कि ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, जिस तरह वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, टेक्स्ट हो गए, टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस।
उसके बाद जो है वो स्टेक होल्डर्स हमने देखना है। स्टेक होल्डर बेसिकली अ पर्सन हु इज़ कंसर्न्ड विद द डेवलपिंग प्रोजेक्ट, यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी लोगों का जो है ग्रुप जो भी उस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो एफिलिएटेड है, जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर कहते हैं। तो स्टेक होल्डर, द टर्म सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर रेफर्स टू अ person, group or company that is directly or indirectly involved in the project and who may affect or get affected by the outcome of the project। यानी कि द टर्म सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर रेफर्स टू अ पर्सन, यानी कि ऐसा पर्सन या ग्रुप या कंपनी दैट इज़ डायरेक्टली, यानी कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी प्रोजेक्ट एंड हु मे इफ़ेक्ट, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट में या उसकी डेवलपमेंट में जो है वो इन्वॉल्व हो, एंड हु मे इफ़ेक्ट, यानी कि या उससे प्रोजेक्ट की वजह पे कोई असर हो या प्रोजेक्ट पे उसकी उस पर्सन की वजह से जो है वो कोई ना कोई असर हो, बाय द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट के आउटकम पे जो है कोई ना कोई असर हो, हम उसको क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर जो है वो हमारे पास एंड यूज़र भी हो सकता है, कोई जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी हो सकती है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर जो है डिज़ाइनर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर भी हो सकता है, उसके बाद रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी हो सकता है, और ऐसी कंपनी जिसके लिए जो है हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो भी हो सकता है, या उस कंपनी के जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके यूज़र्स भी जो हैं वो क्या हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स कैन बी एनीवन। उसके बाद कोहेसिव, यानी कि कोहेसिव का मतलब है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारी पास, हमारी वो क्या हूँ, इंटरकनेक्टेड हूँ, यानी कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल ना हूँ। मतलब एक तो हमने पहले बात की थी कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि हर रिक्वायरमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक मकसद के लिए डिज़ाइन की गई हो। दूसरा ये कि जो रिक्वायरमेंट्स, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हों, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। मतलब ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो है एक रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करें जो मतलब दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ जो है वो कम्युनिकेट ना कर सके, उनके साथ कोऑर्डिनेट ना कर सके। तो रिक्वायरमेंट जो है वो कोहेसिव होनी चाहिए, यानी कि द रिक्वायरमेंट एज अ सेट, यानी कि रिक्वायरमेंट एज अ सेट मस्ट बी कंसिस्टेंट, रिलायबल, यानी कि रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकें, इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, एंड कोहेसिव ऑर्गेनाइज, यानी कि एक सिस्टमेटिकली वे में हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकें, एंड एक्सप्रेस द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, यानी कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सिस्टम का बिहेवियर को रिप्रेजेंट करें, यानी कि रिक्वायरमेंट को रीड करने के फ़ौरन बाद हमें पता चल जाए कि सिस्टम जो है वो किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है, इसका जो है सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। उसके बाद जो है any gaps must be determined and overlap between requirements मस्ट बी रिजॉल्व। ओवरलैप मतलब यानी कि रिक्वायरमेंट्स जो मिक्सिंग प्रॉपर्टीज़ हों रिक्वायरमेंट्स की, यानी कि एक ही रिक्वायरमेंट मतलब एक प्रॉपर्टी जो है वो एक रिक्वायरमेंट में भी है, दूसरी रिक्वायरमेंट में भी है, तो इनको जो है ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग को जो है हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हों वो इंडिपेंडेंट हों और कंसिस्टेंट हों। मस्ट बी रिजॉल्व, शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद ईच अदर, यानी कि रिक्वायरमेंट्स जिस तरह मैंने पहले भी बात किया है कि इंटरकनेक्टेड हों, यानी कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, ताकि हम उनको एक दूसरे के साथ जो है वो क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली एक डाटा गैदरिंग टेक्निक्स है जो हम जो है रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन में जो है यूज़ करते हैं। इसको हम बैक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि हमारा जो मतलब हमें जो कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मिलता है डेवलप करने के लिए, तो हम उससे रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट हम एग्जिस्टिंग जो है वो प्रोजेक्ट देखते हैं और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब उसका जो है उसकी डीकंस्ट्रक्शन करते हैं और उसको डिज़ाइन तक लेके जाते हैं, ताकि हम यहाँ से रिक्वायरमेंट्स गैदर करके, इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से जो है रिक्वायरमेंट्स गैदर करके हम जो हमने नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसमें इन रिक्वायरमेंट्स को जो है हम यूज़ कर सकें। यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास जो एक एग्जिस्टिंग जो सिस्टम होता है हम उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, यानी कि उसको तोड़ते हैं, उसका डिज़ाइन देखते हैं और उस डिज़ाइन से हम जो है रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, और यही एग्जिस्टिंग जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम क्या करते हैं, नया जो हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। समटाइम्स कॉल्ड बैक इंजीनियरिंग, यानी कि इसको बैक इंजीनियरिंग कहते हैं। इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉफ्टवेयर, मशीन्स, एयरक्राफ्ट, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर डीकंस्ट्रक्टेड, यानी कि उनको हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, तोड़ते हैं। टू एक्सट्रैक्ट डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन फ्राम देम, यानी कि वहाँ से उनको तोड़ के हम क्या करते हैं, डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑफन रिवर्स इंजीनियरिंग इन्वॉल्व डीकंस्ट्रक्टिंग इंडिविजुअल
कंपोनेंट्स ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट्स, यानी कि लाजमी नहीं है कि हम जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को ही हम डीकंस्ट्रक्ट करें, उनके जो है कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये क्या है, एक डाटा गैदरिंग टेक्निक्स है जिसको हम रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन के दौरान जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद सिनेरियो, अ सिनेरियो इज़ अ शॉर्ट स्टोरी इन विच वन पॉसिबल आउटकम ऑफ द फ्यूचर इज़ developed. A scenario is a scene that illustrates some interaction with the proposed system. Scenario basically क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है उसके साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, उसके साथ जो है हम किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे और वो हमें जो हमारा सिस्टम है वो क्या हमें परफॉर्म करेगा। अ सिनेरियो इज़ अ टूल यूज्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक यूज़ ऑफ अ प्रपोज सिस्टम। सिनेरियो में हम बेसिकली क्या देखते हैं, जो हमारा स्पेसिफिक यूज़ क्या है, हम सिस्टम किस लिए बना रहे हैं। सिनेरियोज कैप्चर द सिस्टम, यानी कि ये एक सिस्टम का मॉडल टाइप होता है, कंसेप्ट टाइप होता है या रिप्रेजेंटेशन टाइप होता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम दी आउटसाइड, यानी कि यूज़र के परस्पेक्टिव से, यानी कि यूज़र जो है वो सिस्टम को किस तरह से यूज़ करेगा। और उसके बाद यूज़ केस है। यूज़ केस बेसिकली इज़ अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ यूज़र विल परफॉर्म टास्क ऑन योर वेबसाइट, यानी कि अब आपने ये देखना है कि हमारा जो सिनेरियो है वो बेसिकली क्या है कि सिस्टम को, स्पेसिफिक सिस्टम का यूज़ क्या है, यानी कि सिस्टम का स्पेसिफिक यूज़ क्या है। उसके बाद यूज़ केस जो है वो यह है कि हाउ यूज़र, यानी कि यूज़र जो है वो परफॉर्म टास्क ऑन योर वेबसाइट, यानी कि यूज़र जो है वो सिस्टम पे किस तरह से टास्क अपने मकसद के लिए, अपनी यूजिंग के लिए जो है वो परफॉर्म करेगा। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। इसमें हम जो है सिस्टम की इंटरेक्शन देखते हैं, स्पेसिफिक यूज़ देखते हैं सिनेरियो में, और उसके बाद यूज़ केस में जो है हम क्या देखते हैं कि हम सिस्टम, हमारा जो यूज़र होगा वो सिस्टम पे किस तरह से जो है वो परफॉर्म करेगा। इट आउटलाइंस फ्राम यूज़र्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि यूज़र जो है वो किस तरह से टास्क परफॉर्म करेगा। अ सिस्टम बिहेवियर एज इट रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट। अ यूज केस इज टास्क दैट एन एक्टर नीड्स टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि यूज़र जो है जो हमारा एक्टर होगा वो सिस्टम पे जो है वो किस तरह से टास्क परफॉर्म करेगा। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद है ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स। ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है, हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, अगर हम एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म या इन्वायरमेंट से उसको किसी और प्लेटफॉर्म या इन्वायरमेंट पे जो है हम मूव कराएंगे तो हमें तब जो है कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, हमारी जो सिस्टम होगा वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें चेंज हो रही होंगी। ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स डिफाइन व्हाट इज़ नीडेड टू ट्रांसफॉर्म, यानी कि ट्रांसफॉर्म मतलब मूव कराना है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ, द बिजनेस एंड सिस्टम फ्राम द करंट स्टेट टू द फ्यूचर स्टेट, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पे सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या जो है रन हो रहा है, तो हम अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको लेके जाना चाहेंगे तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना होगा। दे डिफ़ाइन आर ट्रांजिटरी सिचुएशन, यानी कि ये जो ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये ट्रांजिटरी सिचुएशन को भी जो है डिफ़ाइन करती हैं, यानी कि हम जो है जब सिस्टम को किसी और प्लेटफॉर्म पे या एनवायरनमेंट पे जब इंस्टॉल करेंगे या रन करेंगे तो वो किस तरह की सिचुएशन से गुजरेगा। एंड वंस द सिस्टम हैज़ बीन फुली इम्प्लीमेंटेड द रिक्वायरमेंट्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन विल नॉट बी ऑब्जर्वेबल, यानी कि कहने की सेंस ये है कि हमने इस चीज़ को पहले ही मद्देनज़र रखना है कि हम जब सिस्टम को मूव कराएंगे तो हमें कौन कौन सी जो है चीज़ों का ख्याल रखना होगा, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़, कौन कौन सी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, बजाय कि हम इम्प्लीमेंटेशन के बाद इन चीज़ों को एड्रेस करें। दे डिफ़ाइन थिंग्स सच एज ट्रेनिंग, यानी कि जब हम सिस्टम को मूव कराएंगे हमें किस तरह की ट्रेनिंग, हमारे जो नए आने वाले यूज़र्स होंगे उनको किस तरह की जो है वो ट्रेनिंग देनी होगी। स्किल्स इन्हेंसमेंट, यानी कि उनकी स्किल्स को जो है वो इन्हेंस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कन्वर्जन एंड रीफॉर्मेटिंग ऑफ डाटा एंड पैरेलल सिमिलर रन्स ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, यानी कि हम जब सिस्टम को मूव कराएंगे किसी और प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे तब हमें डाटा को किस तरह से चेंज करना पड़ेगा और क्या वो सिस्टम जो है वो पैरेलल यानी कि सिमिलर वे में जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन होगा या नहीं होगा।
इसमें हम देखते हैं डाटा कन्वर्जन, यानी कि डाटा को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। यूज़र एक्सेस एंड सिक्योरिटी राइट्स, यानी कि जो हमारा न्यू प्लेटफॉर्म होगा उस पर हमारा जो है यूज़र किस तरह से एक्सेस करेगा और वहाँ पे जो है वो क्या सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी डिमांड करेगा या नहीं करेगा। अगर मतलब पहले किसी प्लेटफॉर्म पे जो है सिस्टम पासवर्ड और यूज़र नेम मांगता है तो दूसरे प्लेटफॉर्म नए प्लेटफॉर्म पे भी वो सिस्टम जो है यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा या नहीं मांगेगा। उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, जिस तरह से सर्वर्स हैं, स्टोरेज हैं, नेटवर्क है, पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं, तो इन चीज़ों को भी हमने क्या करना है, मद्देनज़र रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है। ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है द टेक्निक यूज टू ट्रांसलेट कस्टमर नीड्स इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कस्टमर की हमारे पास जो नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उनको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक उसका प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक जो है हम क्या करते हैं, सिस्टम को डेवलप करते हैं। हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट दी वैल्यूएबल फीचर्स एंड फंक्शंस फॉर द कस्टमर दैट नीड टू बी डिप्लॉयड, यानी कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की मदद से हम हमारे पास जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम क्या देखते हैं कि कस्टमर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ और फीचर जो है वो डिमांड कर रहा है, दैट नीड टू बी डिप्लॉयड, यानी कि जो हमने डिप्लॉय करने हैं, जो डेवलप करने हैं। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन 3 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम आसानी से यूज़र से जो है वो ले सकते हैं, यानी कि यूज़र हमें आसानी से अपनी रिक्वायरमेंट्स जब बता देता है हम उनको क्या कहते हैं, नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स। द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लिसिट, यानी कि गैर वाज़ेह, मुबहम, जो क्लियरली डिफाइन ना की गई हों। रिक्वायरमेंट्स एंड आर नॉट डिस्क्राइब्ड बाय द कस्टमर एक्सप्लिसिटली, यानी कि वाज़ेह तौर पर, यानी कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स, हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कस्टमर हमें वाज़ेह तौर पर नहीं बता पाता। हम जो है उनको क्या करते हैं, उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कस्टमर से क्वेश्चन करते हैं, उसके इंटरव्यूज़ करते हैं, ताकि उसके आइडियाज़ को जो है हम क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। उसके बाद एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन, यानी कि रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन हम बेसिकली क्यों करते हैं। रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो सिस्टम बना रहे हैं या हमने जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो गैदर कर ली हैं, हमने उनको कंफर्म करना है कि क्या हमने वही वाली रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं जो हमारा कस्टमर या हमारा यूज़र जो है वो हमसे डिमांड कर रहा है, या हमने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं गैदर कर ली जो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो हम रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन में बेसिकली क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को जो है वो कंफर्म करते हैं, उनकी जो करेक्टनेस है उसको एश्योर करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन मेक्स श्योर दैट द रिक्वायरमेंट्स रिटन इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन जो है इस चीज़ को कंफर्म करती है कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है एसआरएस में जो रिक्वायरमेंट्स हैं मस्ट बी कंप्लीट, यानी कि वो रिक्वायरमेंट्स क्या कंप्लीट हैं एंड कंसिस्टेंट एंड आर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड, यानी कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम इस चीज़ को देख सकें कि हमारे पास जो एसआरएस है जिसमें हमने रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की हुई हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, यानी कि मुकम्मल हैं, और इन जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं। और हमने इस चीज़ को कंफर्म करना है, इस चीज़ को एश्योर करना है कि हमने वो रिक्वायरमेंट्स जो इकट्ठी की हुई हैं वो वाकई ही वही वाले रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारा कस्टमर हमसे डिमांड कर रहा है। इट इंश्योर द वैलिडिटी of user requirements by eliminating ambiguities and inconsistencies from the SRS। ambiguities mean unclarities, यानी कि कोई भी चीज़ अगर मुबहम है, गैर वाज़ेह है, हमने उसको इसमें से एलिमिनेट करना है, निकालना है। एंड इनकन्सिस्टेंसीज़, यानी कि इनकन्सिस्टेंसीज़ मीन यानी कि यूज़र जो है वो हर रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़ पे जो है वो सेम रिक्वायरमेंट्स बता रहा हो। ये ना हो कि एक मतलब इनिशियल मीटिंग में वो कोई और रिक्वायरमेंट बता रहा है और दूसरी मीटिंग में या तीसरी मीटिंग में जो है वो रिक्वायरमेंट को किसी और तरीके से जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एवोल्यूशन का मतलब है चेंजेस, यानी कि रिक्वायरमेंट्स हमने इनिशियल फेज़ में जो इकट्ठी कर ली हैं, गैदर कर ली हैं, फैसिलिटेट कर ली हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है वो रिक्वायरमेंट्स में जब चेंजेस आएंगी, रिक्वायरमेंट्स जो है वो इवॉल्व होंगी, हम उन एवोल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम होंगे उनको किस तरह से एड्रेस करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स रेफर्स टू चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी कि चेंजेस रिक्वायरमेंट्स के सेट में
में चेंजेस आफ्टर इनिशियल रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग फेस, यानी कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के बाद जो है रिक्वायरमेंट्स में किस तरह की चेंजेस आएंगी। रिक्वायरमेंट्स ऑलवेज इवाल्व, यानी कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमेशा चेंज होती हैं, तो हमने एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है ताकि रिक्वायरमेंट्स जब चेंज हों तो उन चेंजिंग की वजह से जो रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम हों हम उन प्रॉब्लम को एड्रेस करें। उन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। डू प्रॉपर प्लानिंग फॉर रिक्वायरमेंट चेंज। इनिशियल रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन इनिशियल प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यानी कि रिक्वायरमेंट्स इनिशियल जो रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं वो हम इनिशियल प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यानी कि रिक्वायरमेंट्स जो हमारा यूज़र होता है हमें जब वो अपनी इनिशियल जो प्रॉब्लम बताता है हम इनिशियल रिक्वायरमेंट्स उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बेस पे जो है वो हम रिक्वायरमेंट्स इलस्ट्रेट करते हैं। चेंज रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन चेंज प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यानी कि रिक्वायरमेंट्स जो हमारा यूज़र होगा उसने हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई, इनिशियली उसने हमें अपना प्रॉब्लम, हमने उस प्रॉब्लम की बेस पे जो है रिक्वायरमेंट्स गैदर की। उसके बाद जो चेंज रिक्वायरमेंट्स आर बेस्ड ऑन चेंज प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यानी कि रिक्वायरमेंट्स जब हमारा यूज़र होगा वो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज करेगा तो हमारी रिक्वायरमेंट्स भी जो हैं वो क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग फेस्ड हेल्प्स इन इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, चेंज इन प्रॉब्लम हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग दी चेंज्ड फंक्शनैलिटी और रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है फिजिबिलिटी स्टडी टू असेस दी वर्थ सिग्निफिकेंस ऑफ द सिस्टम। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली हम फिजिबिलिटी स्टडी में ये करते हैं कि हमने ये देखना होता है कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं क्या हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या हम इनको फिजिबल टाइम में, यानी कि जो हम कस्टमर को टाइम दे रहे हैं या हम उस ड्यूरिंग गिवन टाइम में जो है हम इन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो है इतने रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास ऐसी कम्पिटिटिव टीम है जो इन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकेगी। और उसके बाद हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह का बजट हमारे पास है, हम उन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। टू असेस दी वर्थ सिग्निफिकेंस ऑफ द सिस्टम, यानी कि हमने इसमें सिस्टम की सिग्निफिकेंस देखनी है। कंट्रीब्यूट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हमने ये देखना है कि हमने जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में वो रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए मददगार साबित होंगी या नहीं होंगी। द इम्प्लीमेंटेशन इज़ फिजिबल और नॉट, यानी कि विद इन दी अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि हमने जिस तरह मैंने पहले बात किया है कि हमने रिक्वायरमेंट्स को जो हमने गैदर किए हैं उनके बारे में देखना है कि क्या हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे जो उन रिसोर्सेज की मदद से जो हमारे पास अवेलेबल हैं। सिस्टम इज़ एबल टू इंटीग्रेट विद अदर सिस्टम, यानी कि हमने ये देखना है कि सिस्टम के लिए जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं क्या हम उन रिक्वायरमेंट्स को या उस सिस्टम को किसी और सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यानी कि हम अगर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की हैं, मल्टीपल मॉड्यूल सिस्टम के बनाए हैं, तो क्या जो हमारे पास मॉड्यूल होंगे वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे, कोऑर्डिनेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। उसके बाद है ट्रेसेबिलिटी, हमने ये देखना है कि हम जो सिस्टम बनाएंगे उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम कितनी आसानी से उनको उसके ओरिजिन से, यानी कि जहाँ से हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है उनको कितनी आसानी से हम जो है रिक्वायरमेंट्स को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और कोड दैट इंडिकेट्स द डिग्री टू विच इट कैन बी ट्रेस्ड टू इट्स ओरिजिन, यानी कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है हम उनको कितनी आसानी से उसके ओरिजिन से जो है वो ट्रेस कर सकते हैं या इलस्ट्रेट कर सकते हैं। और रीज़न फॉर बीइंग, यानी कि उस रिक्वायरमेंट्स के एग्जिस्टिंग की कौन कौन सी रीज़न्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी इंक्लूड एक्सटर्नल सोर्सेज टू सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज से हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स किस तरह से गैदर कर सकते हैं, उसको कितनी आसानी से हम गैदर कर सकते हैं। उसके बाद है सिस्टम रिक्वायरमेंट टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स से जो है हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कितनी आसानी से जो है वो गैदर कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टू हाई लेवल डिज़ाइन, यानी कि उन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से हम कितनी आसानी से जो है वो हाई लेवल सिस्टम का डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद है वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स, वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स में हमने ये देखना है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो किस तरह से चेंज होंगी, यानी कि हम जब किसी सिस्टम को बना लेंगे तो उस सिस्टम की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से चेंज होंगी। वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायरमेंट्स विच चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट और व्हेन द सिस्टम इज़ इन यूज़, यानी कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो सिस्टम की डेवलपमेंट के दौरान या फिर जब हम सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे वो चेंज हो रही होंगी। इन अ हॉस्पिटल, यानी कि अगर कोई सिस्टम हॉस्पिटल के लिए बनाया गया है तो उसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ केयर पॉलिसीज़ को चेंज करती है, लेकिन जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है वो करंट पॉलिसीज़ की
बेस पे हमने बनाया है। तो जब हेल्थ केयर पॉलिसीज़ चेंज होंगी, हमने उन चेंजिंग्स को, यानी कि रिक्वायरमेंट्स वोलेटाइल होंगी, उन चेंजिंग्स को हमने किस तरह से एड्रेस करना है। एग्जांपल्स ऑफ वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायरमेंट्स रिजल्टिंग फ्राम गवर्नमेंट हेल्थ केयर पॉलिसीज़। उसके बाद है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। हमने पहले भी बात की है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सिस्टम का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि सिस्टम हम किस लिए डेवलप कर रहे हैं। इसमें हमने ये देखना है कि सिस्टम व्हाट शुड टू डू, और इसमें हमने ये भी देखना है कि सिस्टम ने क्या करना है और क्या नहीं करना। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन द बेसिक सिस्टम बिहेवियर, यानी कि सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा, जब हम उसको इनपुट देंगे उसका बिहेवियर क्या होगा, और वो हमें किस तरह की आउटपुट परफॉर्म करके देगा। एसेंशली दे आर वट द सिस्टम डज और मस्ट नॉट डू, यानी कि सिस्टम ने जो है क्या करना है और क्या नहीं करना। एंड कैन बी थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ हाउ द सिस्टम रिस्पॉन्ड टू इनपुट, यानी कि जब हम सिस्टम को कोई इनपुट देंगे तो वो किस तरह की आउटपुट हमें परफॉर्म करके देगा। उसके बाद है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये बेसिकली हमारे पास एट्रीब्यूट्स होती हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी है, यूजेबिलिटी है, इंटेग्रिटी है, अडेप्टेबिलिटी है। तो ये सारी की सारी जो हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। स्पेसिफाई हाउ द सिस्टम, उसमें हमने देखा है कि सिस्टम ने क्या करना है। अब इसमें हमने देखना है कि हाउ द सिस्टम शुड डू इट, यानी कि सिस्टम ने कैसे करना है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डू नॉट इफेक्ट द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जब हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे जो है वो कोई भी असरअंदाज नहीं होगी। इवन इफ़ द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट, द सिस्टम विल स्टिल परफॉर्म इट्स बेसिक पर्पज़। उसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की। उसने कहा कि थिंक अबाउट अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट दैट द सिस्टम लोड द वेब पेज, यानी कि सिस्टम एक जो है वेब पेज को लोड करता है। आफ्टर समवन क्लिक्स ऑन ए बटन, यानी कि जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एक वेब पेज लोड हो जाएगा। ये क्या होगी, यानी कि वेब पेज का लोड होना एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। देयर शुड बी अ रिलेटेड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हाउ फास्ट द वेब पेज मस्ट बी लोडेड, यानी कि एक तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो ये हो गई ना कि सिस्टम जो है जब कोई यूज़र जो है वो किसी बटन पे परफॉर्म करेगा तो हमारे पास एक वेब पेज लोड हो जाएगा। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये होगा कि वो सिस्टम जो है कितनी देर में, कितने टाइम में, यानी कि कितना फास्टली जो है वो लोड होगा। ये जो इसकी एफिशिएंसी है या